हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जॉन मिल्टन के क्वेश्चन चल रहे हैं इस सीरीज़ में, और इससे पहले हमने 60 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम 61 से कंप्लीट करेंगे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी लेक्चरर, एनबीएस, केवीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 से। Who of the following was the first to suggest that Saturn is the real hero of Paradise Lost? इनमें से कौन ऐसा पोएट है जो सजेस्ट कर रहा है कि जो सैटर्न है वो पैराडाइज लॉस्ट का रियल हीरो है? जॉन ड्राइडन, विलियम ब्लेक, जोसेफ एडिसन, सैमुअल जॉनसन। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने सैटर्न को रियल हीरो बताया है, और इन्होंने एक और कोटेशन दिया था, मिल्टन्स वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। इन्होंने ये लाइन भी कहा था कि मिल्टन डेविल्स पार्टी की तरफ थे बिना यह जानते हुए। यानी कि उन्होंने सैटर्न की इतनी ज़्यादा प्रशंसा, इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी है पैराडाइज लॉस्ट में, कि जो विलियम ब्लेक है वो ये कह रहे हैं कि वही रियल हीरो है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम ब्लेक। और इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे पोइट्स थे जिन्होंने सैटर्न को ही रियल हीरो माना था। जैसे विलियम ब्लेक के साथ साथ पी बी शैली थे, लावेल मैनसन थे, गेटे थे, माफ़ कीजिए गेटे नहीं, ये तो बहुत पहले के पोइट होते हैं। तो इन सभी ने सैटर्न को ही रियल हीरो माना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। मिल्टन कंपोज्ड एरोपेजिटिका इन। यहाँ पूछा जा रहा है मिल्टन ने एरोपेजिटिका को कंपोज किया था पोएट्री फॉर्म में, प्रोज, ड्रामेटिक फॉर्म में, या नन ऑफ दीज। जो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोज। आप सभी को पता है कि जो एरोपेजिटिका थी ये जॉन मिल्टन ने 1644 में क्या किया था? जो लिबर्टी थी, लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग प्रेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ये इन्होंने एक प्रोज लिखा था जिसमें इन्होंने एरोपेजिटिका को इंग्लैंड की जो संसद थी वहाँ पर अपनी स्पीच के रूप में दिया था कि हमें कोई भी वर्क पब्लिश करने से पहले लाइसेंस होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए। जबकि संसद ने एक बिल पास कर दिया था, लाइसेंसिंग एक्ट 1643, जिसके तहत आप पहले कोई बुक पब्लिश करने से पहले सेंसर बोर्ड को भेजते हैं। अगर वो चाहता कि बुक में कोई भी सरकार के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो वो पब्लिश होने देता। इसी पर इनका ये स्पीच था जिसका नाम था एरोपेजिटिका। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। स्टडी द लाइन्स फ्रॉम मिल्टन सोनेट एड्रेस टू द नाइटिंगेल। इसमें जो लाइन दी गई है वो कह रही है कि मिल्टन नाउ टाइमली सिंग एट द रूड बर्ड ऑफ हेट फॉर टेल माई होपलेस डू मीन सम ग्रोव नाई। व्हाट इज द रूड बर्ड ऑफ हेट रिफर टू हियर? रूड बर्ड किसे रिफर किया गया है? तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नाइटिंगेल, ऑल, स्पैरो, कुको। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुको। इस लाइन में ये जो लाइनें लिखी गई हैं इसमें ओ नाइटिंगेल इज आल्सो नोन एज मिल्टन सोनेट, ओ नाइटिंगेल के नाम से थी। इट प्रेजेंट्स कंट्रास्ट बिटवीन टू बर्ड्स, इसमें दो बर्ड्स की कंट्रास्ट दिखाई गई। कौन कौन? अ नाइटिंगेल एंड अ कुको। तो हमारा जो लाइन लिखा गया है इसमें जो रूड बर्ड ऑफ हेट कहा गया है वो किसको कहा गया है? कुको को। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड? इसमें मिल्टन कह रहे हैं कि मिल्टन के अकॉर्डिंग ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो इनकी इटालियन सोनेट है और इसको हम पेट्रोकन सोनेट भी कहते हैं, कह रहे हैं कि वन बेस्ट सर्व गॉड, कौन गॉड की अच्छी तरीके से सर्व करता है, यानी कि सेवा करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बाय रिटर्निंग टू चाइल्ड, by submitting to his will quietly, by exacting day labor,
बाई हाइडिंग वंस इनेट टैलेंट। जो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कह रहे हैं कि वही लोग गॉड की अच्छी सेवा कर पाते हैं बाई सबमिटिंग, जो सबमिट करते हैं हिज विल, अपनी इच्छा, शांतिपूर्वक यानी क्वाइटली, चुपचाप। इन्होंने एक लाइन और कही थी कि जो चुपचाप खड़े रहकर ईश्वर की दिन रात सेवा करते हैं वही क्या करते हैं, सबसे अच्छी वन बेट सर्व गॉड। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज, मिल्टन का पहला वर्क क्या है? पैराडाइज लॉस्ट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, सैमसन एगोनिस्ट, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी जो था नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है, ध्यान रखिएगा। तो मिल्टन का जो फर्स्ट वर्क है वो कौन सा है? तो हमारा पर यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। इसे कब लिखा गया? जॉन मिल्टन ने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को 1629 में लिखा था। कब लिखा था? और ये पब्लिश की गई थी 1667। ध्यान रखिएगा, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये मिल्टन की, जॉन मिल्टन की फर्स्ट वर्क थी। जबकि पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट ये सभी बहुत ही फेमस हैं, बट ये लास्ट के फेज में लिखे गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। और ये नेटिविटी ओड है, ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा जाता है ये क्या है, तो ये एक ओड है, ओड के फॉर्म में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स? ध्यान रखिएगा, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। मिल्टन की कौन सी ऐसी पोएम है जो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखी गई है? एल पेंसरेसो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैसेकर इन पैडमैन, लिसिडास। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल पेंसरेसो। ये एक पोएम है जिसको मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा था। अब ध्यान रखिएगा, ये पोएम कब लिखी गई? 1631। और इसको जो लिखा था इन्होंने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में। और एल पेंसरेसो का मतलब जो होता है वो मेलैंकली मैन या दुखी आदमी होता है, जबकि हमने इससे पहले एल एलेग्रो की बात की थी जो मिल्टन ने लिखा था, उसका मतलब होता है हैप्पी मैन। तो यहाँ पर एक थॉटफुल मैन या मेलैंकली मैन, इसका मतलब होता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एल पेंसरेसो का मीनिंग क्या है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। द फ्रेज बॉटमलेस perdition occurs in मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है उसमें बॉटमलेस perdition क्या है? चलते हैं समझ लेते हैं। बुक फर्स्ट, बुक 4, बुक 6, बुक 12। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुक फर्स्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो गॉड हैं उन्होंने सैटर्न और उनके साथ जो सैटर्न का साथ दे रहे होते हैं उन सभी को क्या किया था, हेवन से हेल्प में भेज दिया था, यानी कि फेंक दिया था, बाहर कर दिया था, यानी कि हेवन से बाहर कर देते हैं क्योंकि उनके खिलाफ साजिश करते हैं और उनसे युद्ध करते हैं। तो इस तरीके से ये जो बॉटमलेस perdition का मतलब होता है उनको हेवन से बाहर कर देना। और जो हमारा पैराडाइज लॉस्ट है ये कब लिखा गया था? 1667 में। इसको पब्लिश किया गया 1665 में, कंप्लीट तो कर लिया जाता है, लेकिन 67 में पब्लिश होता है तो 10 बुक्स में। इसके बाद 1671 में लेटर इज बिकम 12 बुक्स, ठीक है ना। तो 12 बुक में आती है नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो बॉटमलेस perdition है वो कहाँ होता है? पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इन पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ यू फ्रॉम अ रिविन एडम साइड? इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो
स्टोरी को नरेट से यानी बताता है कि जो युग की रचना हुई यानी कि युग की उत्पत्ति हुई है वो एडम के रिप से हुई है। अब ये कौन बताता है? एडम, यू, राफेल या गॉड? तो हमारा जो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम। एडम खुद बताता है कि उसने अपनी रिफ से यू की उत्पत्ति की है। और ये कहाँ आती हैं? ये आती है बुक 8 में और लाइन्स है 462। लाइन्स कौन सी है? 460 480 के बीच में। ये जो नरेशन करता है वो 462 480 के बीच में आती है और बुक नंबर 8 8वीं बुक होती है। तो इस तरीके से एडम खुद ये चीज़ बताता है यानी कि ये स्टोरी बताता कि उसने ही यू की उत्पत्ति की है अपनी रीफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, मिल्टन लैमेंट्स फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स, एरियोपेजिटिका, द नेटिविटी ओड। मिल्टन्स किस में जो है लेमेंट करते हैं यानी कि बिलाप करते हैं अपनी ब्लाइंडनेस के लिए? तो हमारा जो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द नेटिविटी ओड। द नेटिविटी ओड। जॉन मिल्टन ने जो नेटिविटी ओड थी उसे पब्लिश किया था 1645 में। 1645 में। अभी मैंने पीछे जो मैंने बताया था शायद उसमें गलती से मैंने रॉन्ग ईयर बता दिया था, बट नेटिविटी ओड 1645 में पब्लिश्ड होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करते हैं? इसमें मिल्टन अपने ब्लाइंडनेस के लिए लेमेंट करते हैं यानी कि बिलाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। In line 3 of his on his blindness, Milton speaks of one talent. What is it? On his blindness में जो थर्ड लाइन होती है उसमें मिल्टन वन टैलेंट के बारे में बात करते हैं, अपना एक टैलेंट। और वो टैलेंट क्या है? हिज फेथ, हिज पैशन, हिज पोएटिक एबिलिटी, हिज टेनेसिटी। तो हमारा जो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में अपनी पोएटिक एबिलिटी की बात करते हैं। उनका जो एकमात्र टैलेंट था वो क्या था कि वो उनके अंदर पोएटिक एबिलिटी यानी कि वो कोई भी रचना कर सकते हैं। तो उन्होंने इस टैलेंट के बारे में बात की थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की थर्ड लाइन में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन? एसेज ऑन मिल्टन, इसका राइटर कौन है? मैकाले, कार्लाइल, चार्ल्स रीडे, मिसेस गैस्केल। जो 71 है उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। मैकाले's essay in the Edinburgh Review began with Milton's in 1825। 1825 में इन्होंने क्या किया था? शुरुआत की थी, रिव्यू किया था उसका। और आप सभी को पता लॉर्ड मैकाले वही है जो इंडिया में शिक्षा की सुधार के लिए आता है। जब अंग्रेजी हुकूमत इंडिया पर शासन कर रही थी उस समय शिक्षा के लिए कौन आता है इंग्लैंड से? तो लॉर्ड मैकाले आता और देखता कि यहाँ जो इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी वो काफ़ी रिच है। और इस तरीके से ये क्या करता है, इंडिया की जो एजुकेशन है उसको डिवाइड कर देता है। डिवाइड एंड रूल के तहत वो क्या चाहते थे, क्योंकि इंडिया में उनको अपने काम के लिए क्लर्क चाहिए थे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये चाहते ही नहीं थे कि बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित हों। इसलिए मैकाले ने जो इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उस पर ना काम करते हुए अपनी पॉलिसी को ले आते हैं और इस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क बनाना चाहते हैं लोगों को। तो लॉर्ड मैकाले वही है जिसने एसेज ऑन मिल्टन लिखा था। ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री में इसका काफ़ी योगदान रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट? इसमें पूछा जा रहा है मिल्टन की फेवरेट कौन है? पैराडाइज लॉस्ट,
सैमसन एगोनिस्टिस, पैराडाइज रीगेन्ड, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराडाइज रीगेन्ड, ऑप्शन नंबर सी। जो मिल्टन की फेवरेट बुक हो पैराडाइज रीगेन्ड, ध्यान रखिएगा पैराडाइज लॉस्ट इनकी इंपॉर्टेंट इपिक है, महाकाव्य है, बट जो मिल्टन की खुद की फेवरेट बुक थी वो पैराडाइज रीगेन्ड थी, ना कि पैराडाइज लॉस्ट। ये कब पब्लिश की गई थी? पैराडाइज रीगेन्ड 1671, और ये वही ईयर है जब पैराडाइज लॉस्ट को 12 बुक में भी कम पब्लिश किया गया था। और किसने पब्लिश किया था? जॉन मैकॉक। किसने पब्लिश किया था? जॉन मैकॉक। इट इज़ रिटन इन फेयरली प्लेन स्टाइल, और कितने बुक में थी? इट हैज़ 4 बुक्स, 4 बुक्स में थी। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मिल्टन की फेवरेट है वो पैराडाइज रीगेन्ड है। ध्यान रखिएगा आप सभी ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की फेवरेट है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, एंड व्हाट मे क्वाइट अस इन डेथ सो नोबल। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स टेकन। ये लाइन कहाँ आती हैं? यहाँ से लेकर ये लाइन किस जगह पर आती है? पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, या सैमसन एगोनिस्टिस। तो हमारा 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैमसन एगोनिस्टिस। ध्यान रखिएगा जब सैमसन बंदी बना लिया जाता है तो क्योंकि जो इसकी वाइफ थी वो अपोजिट साइड थी, अगेंस्ट साइड से थी, जो इसको बंदी बना लेते हैं। डेलिया जिसका नाम था, पूछा जाता है कि ये जो कैरेक्टर डेलिया कहाँ पर अपीयर होती है, तो सैमसन एगोनिस्टिस में, और इसकी वाइफ होती है। तो उसके पास जाती है तो वो कहता है क्योंकि उसने ही इसको गिरफ्तार करवाया था, उसकी वजह से ही वो पकड़ा जाता है। तो कहता है कि नथिंग इज़ हियर फॉर टीयर्स, यहाँ आंसुओं की कोई जगह नहीं है, ना वीकनेस की, ना किसी कंटेम्प्ट की, है ना तुम मुझसे क्षमा मांगो, ऐसा कुछ नहीं वो कहता है। तो ये लाइन उस समय कौन कहता है? सैमसन खुद कहता अपनी वाइफ डेलिया से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लाइन कहाँ पाई जाती है? सैमसन एगोनिस्टिस में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमस इज। जो कॉमस है उसका लिटरेरी फॉर्म क्या है? मास्क, अ पास्टोरेलजी, एन एपिक, ए सोनेट। जो हमारा 74 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कॉमस है, जॉन मिल्टन का जो कॉमस होता है वो मास्क है एक। ध्यान रखिए पूछा जाता है कि कॉमस की जेनरे क्या है, लिटरेरी फॉर्म क्या है, तो मास्क है। और किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। कॉमस इज़ अ मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी। इसमें जो लेडी होती है वो हमेशा अपने चेस्टिटी को बचाने की कोशिश करती है। और ये कहाँ प्रेजेंट किया गया था? इट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन मैकलमेस 1634 बिफोर जॉन एगर्टन। और कौन थे? फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर ऑफ लेडलो कैसल में ये इसका प्रेजेंटेशन होता है, सेलिब्रेशन होता है। किसकी वजह से? ये जो फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, है ना, इनकी वजह से, इनके यानी कि प्रेजेंटेशन में ये लिखा ही गया था। मिल्टन ने इनके लिए ही लिखा था ताकि इनकी समझ प्रेजेंट किया जा सके। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉमस एक मास्क है। ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के प्रेजेंटेशन में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लास्ट ऑल इज नॉट लास्ट इज स्पोकन बाई। कौन कहता है ये लाइनें कौन कहता है? एडम, यू, सैटन या बेल्ज़ेबुब? पहले तो ध्यान रखिएगा ये लाइन कहाँ पर आती है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का, वो हो जाएगा सैटन। अब आप सभी को पता है सैटन कहाँ था? पैराडाइज लॉस्ट में।
तो ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट से आती हैं। और क्या कह रहा है, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर हम युद्ध क्षेत्र हार गए, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ तो नहीं हारे हैं। यानी क्यों कह रहा है कि अपना कॉन्फिडेंस तो नहीं हारे हैं ना। यानी कि सैटर्न की इन्हीं सब बातों ने पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न है उसको हीरो बना दिया था, विलियम ब्लेक और सारे पोइट्स ने, उनके कंटेम्प्रेरी। तो सैटर्न की ये बहुत ही फेमस लाइन है, क्या हुआ हम हार गए युद्ध क्षेत्र, लेकिन सब कुछ तो नहीं हारे हैं ना। तो ये कौन कहता है, सैटर्न कहता है पैराडाइज लॉस्ट में। तो आज इस वीडियो में बस 75 तक के क्वेश्चन थे। आगे मिल्टन के क्वेश्चंस और वीडियो में ले आऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।